मौजूद है वस्त्र संसार में। वस्त्र संसार यानी महिलाओं का संसार। शिल्पग्राम में अलग अलग प्रांत के, अलग अलग जगह के अलग अलग परिधान मौजूद हैं और विशेषता इनकी यह है कि ये सभी हाथ से बनाए गए हैं, हस्त निर्मित है। अलग अलग प्रांतों की क्या खासियत है, क्या विशेष फैशन है, इस बार हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे दुकानदारों से, ग्राहकों से और स्पेशल महिलाओं से। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ के दुकानदारों से। आप यहाँ पर कौन सी कला लेकर आए हैं? ये चिकनकारी। चिकनकारी कहाँ का है? ये लखनऊ का है। क्या ये हाथ से बनाया जाता है? सारा हैंडमेड है। थोड़ा सा हमें बताएंगे कि ये किस प्रकार से बनता है? ये सब अड्डे पे लग के बनता है। ये अड्डे बन के बनता है। ये सब इतना सारा चिकनकारी है। यहाँ पर महिलाओं को कितना पसंद आ रहा है ये? यहाँ आ रहा है, ज़्यादा पसंद आ रहा है। अब तक आपकी कितनी सेल हो पाई है यहाँ? अब तक 22,000 रुपये हो चुके हैं। अरे वाह, बहुत अच्छी सेल है। 2 दिनों में 22,000 एक दिन आज रुपये? की। एक दिन में? हाँ, एक दिन की सेल है 22,000। बहुत बढ़िया। यानी कि चिकनकारी बहुत ही सुंदर लगता है। कपड़ों के ऊपर धागे की कारीगरी, ये बहुत ही सुंदर और महीन कारीगरी है। ये आपको बहुत ही सुंदर और इम्पैक्टफुल लुक देता है, इसीलिए महिलाओं में ये बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगी कि आज के फैशन के बारे में उनकी क्या राय है। यस मैम, वेरी गुड इवनिंग। देखिए, शिल्पग्राम तो ऑब्वियसली सबकी एक उदयपुर में जो है सबकी चॉइस रही है शुरू से, बिकॉज यहाँ पे जो है अगर आप कोई भी शॉप के बारे में पूछेंगे तो काफ़ी यूनिक हैंडमेड मटेरियल्स ये प्रोवाइड करवाते हैं शॉप्स पे। जैसे अगर आप लेट से एग्जांपल अगर मैं दूँ तो चिकनकारी वर्क, तो ये जो है स्पेशलिटी यहाँ की शिल्पग्राम की कि ये हैंडमेड होता है बेसिकली। सो हैंडमेड क्या है कि कुछ होता है मशीन मेड, कुछ होता है हैंडमेड। तो यहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल यूजेस के हिसाब से भी अपन प्रोवाइड करते हैं ये प्रोडक्ट्स और ये क्लोथ्स। तो अपन इसको काफ़ी स्पेशलिटी है, यूनिक थोड़े से क्लॉथ्स होते हैं इनके। तो मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ यहाँ से परचेज़ करना, ताकि थोड़ा यूनिक अपन कुछ चीज़ परचेज़ कर पाएँ यहाँ से। और इनके पास काफ़ी वैरायटीज़ भी है, ऑप्शन जो कि अपन यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो ये वस्त्र संसार में अब तक जितना देख पाई हूँ, महिलाओं का बाजार में ज़्यादा दिखा और आपकी भी फैशन के मामले में काफ़ी अच्छी सेंस है। तो आपको आपके लिए यहाँ क्या मिला? मेरे लिए बेसिकली देखिए, मैंने अपने लिए ग्लव्स देखे थे ऊपर, जो वहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है अपने लिए। एक अपने लिए मफलर अवेलेबल है। जेंट्स के तो थोड़े कम ही ऑप्शन अवेलेबल हैं, बट लेडीज़ के लिए काफ़ी ऑप्शंस है। लाइक फॉर माय मदर आई वुड पर्सनली प्रेफर कुर्तीज़ एंड ऑल। एंड लाइक वैलेंटाइन डेज आ रहा है तो लोग बाग अपने लिए भी परचेज़ करेंगे, वाइफ के लिए, गर्लफ्रेंड्स के लिए। सो वो भी एक ऑप्शन है अवेलेबल। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग आएँ बिल्कुल शिल्पग्राम में और यहाँ से परचेज़ करें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे हैंडमेड प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। थैंक यू। यहाँ पर एक पुरुष का दर्द नज़र आता है कि उन्हें दिखता बहुत कुछ है वस्त्र में, लेकिन मफलर और ग्लव्स तक ही सिमट गए हैं। पर उन्होंने सजेशन दिया है कि अपनी गर्लफ्रेंड्स, माताओं, बहनों के लिए ज़रूर यहाँ से खरीदारी करें। तो चलिए आइए देखते हैं कि यहाँ और क्या स्पेशल है। नमस्ते, आपका नाम? मेरा नाम मंजू आगेचा। आप यहीं से हैं? जी हाँ। आप यहाँ पर क्या खरीदने आई हैं? हमें बच्चों के टॉपर खरीदने आए हैं। बच्चों को टॉपर खरीदने। आप शिल्पग्राम कब से आ रही हैं? मैं हर बार लगता है, हर बार आती हूँ। आपको यहाँ का ये जो वस्त्र संसार में जो अलग अलग प्रांत से जो कपड़े आते हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? कहीं कहीं बहुत अच्छे निकलते कपड़े। कहीं कहीं बहुत अच्छे निकलते हैं। अच्छा, ये शॉप आपकी है? आप मुझे बताएंगे आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। और ये कौन सी साड़ियाँ हैं? ये बनारसी साड़ी। बनारसी साड़ियाँ। क्या आप मुझे बनारसी साड़ी की कुछ विशेषता बताएंगी? हाँ जी, बताइए। कलकत्ता साड़ी। कलकत्ता साड़ी, इनकी विशेषता, इनकी जरी बॉर्डर, इसको किस प्रकार से बनाया जाता है? ये रेशम का काम होता है, रेशम का धागा उससे बनाया जाता है। ये रेशम का धागा जो होता है उससे बनाया जाता है। ये लैलून का होता है, रेशम का होता है, इसमें गोल्डन कलर का धागा होता है और कपड़ा ये सिल्क लिया जाता है। ये कपड़ा सिल्क का लिया जाता है, उससे बनाया जाता है ये कपड़ा। इनकी प्राइसिंग कहाँ से कहाँ तक है? ये मामूली एकदम जो है 3200 रुपये से स्टार्टिंग है और 10,000 तक की लास्ट होता है। ये यहाँ पर सबको पसंद आ रहा है? जी बिल्कुल, आप देखिए भीड़ लगी है सर। काफ़ी विभिन्न कलर के चटक रंग यहाँ देखने को मिल रहे हैं। बनारसी साड़ियाँ वैसे तो काफ़ी फेमस है, लोगों को ज़्यादा विशेष इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ इतने कलर और इतने रंग देखने को मिल रहे हैं। राजस्थान के आभूषणों में विशेष स्थान है लाख का। लाख की चूड़ियाँ जो कि जयपुर में विशेष तौर पर बनाई जाती हैं।
शिल्पग्राम उत्सव में इस वक्त जयपुर से एक आर्टिज़न हमारे साथ मौजूद हैं जो कि महिला आर्टिज़न है और वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइव लाख की चूड़ियाँ बना रही हैं। मैं जानना चाहूँगी इस बारे में उनका क्या अब तक का सफ़र रहा है और उनको ये कार्य करते हुए कितनी प्रसन्नता हुई है। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम तहसीन जी, तहसीन। तहसीन। आप ये काम कितने सालों से कर रही हैं? हम लोग तो पैदाइशी बचपन से काम कर रहे हैं। पैदाइशी आप ये काम कर रही हैं। आप जयपुर से आई हैं? हाँ जी, यहाँ पर आके आपको कैसा लग रहा है? यहाँ पर आकर अच्छा लगता है। आप ये जो लाइव चूड़ियाँ यहाँ पे बना रही हैं तो क्या लोगों को देखकर ये अच्छा लग रहा है और आपकी खरीदारी में कोई फ़र्क है इस बात से? हाँ जी, बहुत ज़्यादा होता है। जो लाइव डेमो होता है उसका तो अलग ही एक्सपीरियंस होता है। क्या महिलाएं आपसे कस्टमाइज़ करवा रही हैं चूड़ियाँ कि हमें पर्टिकुलर यही कलर या यही डिज़ाइन चाहिए? जिसको जो कलर चाहिए, उनका जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो कितना समय लगता है एक चूड़ी बनने में? एक चूड़ी बनने में वैसे सामान में तो ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन जो पर्टिकुलर एक डिज़ाइन बन के जो एक गोल रिंग टाइप बनता है वो 5 मिनट में एक चूड़ी बना देते हैं। ये लाख की चूड़ी का अपना कोई इतिहास है, आप मुझे कुछ बताना चाहेंगी? हाँ जी, बिल्कुल बताना चाहेंगे। लाख शुभ मानी जाती है, हमारे भारतवर्ष में तो शुभ ही है। और वैसे कहते हैं कि शिव जी ने जब पार्वती जी से विवाह किया था तो उन्होंने अपने हाथों से उनको लाख की चूड़ियाँ बनाकर पहनाई थी। और ये लाख नेचुरल है, पेड़ों से मिलती है, तो इसको मोल्ड करके हम लोग लाख के बैंगल्स बनाते हैं। ये लाख की चूड़ियों का जो कल्चर है वैसे ज़्यादातर मैंने जयपुर में ज़्यादा देखा है। उदयपुर में आपको इसके प्रति कितना रुझान दिख रहा है? बहुत ज़्यादा महिलाओं को पसंद आ रही है? ये बड़ी जल्दी टूट जाती है और आजकल लोगों को थोड़ा ऐसा है कि लॉन्ग लास्टिंग चीज़ें चलें। जी जी, नहीं ये प्योर है, टूटती है लेकिन लेडीज़ को फ़र्क नहीं पड़ता। जो टूटी हुई चूड़ियाँ होती है इसका दोबारा इस्तेमाल हो जाता है क्योंकि तो पिघल जाती है। नहीं नहीं, हम लोग इसका वापस से इस्तेमाल करें, रीयूज़ कर सकते हैं इसको। अच्छा, पर ये तो आप कर सकते हैं। हम घर ले गए और वो टूट गई, फिर उसका क्या इस्तेमाल हुआ? वो आप हमको ला के दीजिए, हम उसको वापस से वैसे ही बना देंगे। इनके जो जवाब है बहुत ही मासूमियत से भरे हुए थे, लेकिन आप ये मान के चलिए इनकी जो कला है वो बहुत ही खूबसूरत है। कई पीढ़ियों से वो इसे चला रही हैं और इतनी सुंदर तरीके से वो चूड़ियाँ बना रही हैं। आप देखिए 20 साल हो गए कम से कम जी, उदयपुर में हम लोग 20 साल से आ रहे हैं। इन्हें यहाँ आते हुए 20 साल हो गए और 20 साल से आप इनकी स्माइल देखिए कितनी खूबसूरत है, क्योंकि ये महिलाओं को सुंदर बनाने का कार्य जो कर रही हैं। हम आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं वस्त्रों की ओर। मैं यहाँ देख रही हूँ कि कुछ छोटी छोटी सी लड़कियाँ हैं जो मुझे स्टूडेंट जैसी लगती हैं। मैं यहाँ ब्लॉक प्रिंट देख रही हूँ, हाथ की बनी चूड़ियाँ, पोटलियाँ और कुछ नए नए वस्त्र देख रही हूँ। आइए जानते हैं कि ये यहाँ क्या कर रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम यक्षिता श्रीवास्तव है। मैं मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी के फैशन डिज़ाइन डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ, जो कि अभी मास्टर कर रही हूँ। हम लोग हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग करते हैं, हैंड पेंटिंग करते हैं और वेस्ट मटेरियल से ज्वेलरी बनाते हैं, जिसका हम यहाँ पे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं। आपका नाम? शर्ली मालवीय। बताइए आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैम, मैंने यहाँ पर ये जो ज्वेलरी वेस्ट जो इसका निकला है सब फैब्रिक का, उससे ज्वेलरी बनाई है जी, इंडिगो से। इंडिगो से। ये ब्लॉक्स इंडिगो जो है ये अकोला का आर्ट है। कुछ बताना चाहेंगे कि ये क्या है थोड़ा डिटेल में? मैम, ये जो आर्ट है वो एक काली मिट्टी का पेस्ट होता है, उससे बनाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये काली मिट्टी के ब्लॉक से हमने बनाया हुआ है। इसको इंडिगो में डाई करते हैं तो इसका कलर ऐसा नीला आ जाता है। इंडिगो एक्चुअल में क्या है? इंडिगो एक कलर है, पौधा है। पौधा। एक इंडिगो एक पौधा है जिसकी खेती की जाती है। उसकी खेती करने के बाद जो पौधा तैयार होता है उसको डाई करते हैं, पीस के उसकी पेस्ट बनाते हैं जी, जो कि नेचुरल डाई होता है। उससे हमकी बॉडी को कोई हार्म नहीं होता है और ये गर्मी में बहुत ठंडा फैब्रिक रहता है। इंडिगो जहाँ तक मैं जानती हूँ काफ़ी एक्सपोर्ट होता है। भारतीयों के हिसाब से ये थोड़ा सा महंगा है। तो आप मुझे बताना चाहेंगे कि इस बारे में क्या किया जाना चाहिए कि भारतीयों के हाथ में भी आसानी से आए? मैम, एक्चुअली हम यहाँ पे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इस काम को कोई समझ नहीं रहा है, इसलिए उन्हें लगता है कि ये कॉस्टली है। बट हम इसलिए लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे हैं ताकि वो इस काम को समझ पाए कि इस काम में कितनी मेहनत है। और उसके बाद जो मार्केट में कपड़ा रेडीमेड मिल रहा है और इसमें क्या फ़र्क है, हम ये बताना चाह रहे हैं, जिससे कि भारतीय भी इस काम को समझ सके। क्योंकि फॉरेन कंट्री के लोग इस काम को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और वहाँ पर एक्सपोर्ट हो रहा है। इसलिए हम डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं वो इस कंडीशन को अभी भूल चुके हैं, तो हम इसे आगे बढ़ाना चाह रहे हैं ताकि जो पिछली चीज़ें हैं हम उसे आगे बढ़ा के उन बच्चों को बता सकें। आपका नाम? मैम, मेरा नाम दीपमाला शर्मा है
और मेरा यहाँ पर पिछवाई का हैंड पेंटिंग का पूरा काउंटर लगा हुआ है, जिसमें ये हैंड पेंटेड बैग्स हैं, पाउचेज़ हैं, लेदर बैग्स के ऊपर भी अभी नया स्टार्ट किया हुआ है। पिछवाई के बारे में आप मुझे कुछ बताएंगी? पिछवाई ये राजस्थान के नाथद्वारा की 400 साल पुरानी एक आर्ट है, जो कि भगवान श्री नाथ जी के पीछे का जो पर्दा होता है उसके ऊपर की जाती है। इसी वजह से इसका नाम पिछवाई पड़ा। उसमें पीछे के पर्दे पर अलग अलग तरह के भाव उनके दर्शाए जाते हैं। अच्छा, इसकी कोई पर्सनल विशेषता है, जैसे कि कोई माइथोलॉजी, कोई स्टोरी चलती है इसके अंदर? स्टोरी तो मैम यही है कि ना भगवान श्रीनाथ जी के ऊपर ही ये पिछवाई का बनाया जाता है। इसमें लोटस है और सारा काम वही होता है। मतलब श्रीनाथ जी की जो रास लीला है उससे संबंधित इसमें पेंटिंग आती है। पेंटिंग आती है। पीछे का बैकग्राउंड जो होता है भगवान के मंदिर का, उसमें रासलीला का पर्दा भी होता है। भाव उसके अलग होते हैं, किसी में उदास वाला भाव भी होता है, किसी में बहुत अच्छे, मतलब अलग अलग तरह के भाव के अकॉर्डिंग इसके पिछवाई यूँ की जाती है। जितना मैं जान पा रही हूँ आप लोग सब इसको पीढ़ियों से करते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप न्यू जनरेशन है, आपने इस चीज़ के बारे में जानकारी ली कि हमारी टेक्सटाइल कितनी अच्छी है और हमें इसको कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, तो आपने इस चीज़ के बारे में जानकारी लेके इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया, यही सही है? यस एक्चुअली मैम हम फैशन डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट हैं, तो हमें जो पिछली चीज़ें बीत चुकी है वो हमें पढ़ाई जाती है, और वो चीज़ें हम अभी पढ़ रहे तो हमें भी पता नहीं था। इसलिए हम चाह रहे हैं कि हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, ताकि जो हमारे आने वाली जनरेशन है वो इस काम को समझ सके कि राजस्थान में अलग अलग तरीके के टेक्सटाइल वर्क होते हैं, जिसे हम आगे एक्सपोर्ट करते हैं और उससे अच्छा अपना करियर सेट कर सकते हैं। तो वो इसी पर्पज़ से हम ये काम शुरू कर रहे हैं, ताकि हम बच्चों को गाइड कर सकें। कितने सफल हो पाए हैं आप सबको जागरूक करने में कि हमें इंडियन टेक्सटाइल को ही अपनाना चाहिए और विदेशी कपड़ों को थोड़ा अपने आप से दूर रखना चाहिए? मैम एक्चुअली ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आज के समय में हैंडलूम को कोई समझ नहीं रहा, हैंडवर्क को कोई समझ नहीं पाता। बट जहाँ तक हम कोशिश कर रहे हैं, हम काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके हैं। हम काफ़ी एग्जीबिशन की है, इसके लिए काफ़ी सारे हम ट्रेनिंग प्रोग्राम लेते हैं, जिससे हम बच्चों को बता सकें। आज की जनरेशन इस चीज़ को समझ रही है। छोटी छोटी बच्चियाँ भी हमें बोलती है कि मैम आप सिखाइए, हम सीखने को रेडी हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये छोटे छोटे से बच्चे हैं, ये नई जनरेशन है, और ये देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हम पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र इस चीज़ में सफल रहा है कि उन्होंने जो अपने शिल्प और कला को बचाने का प्रयास किया है। पिछले 1979 से जो यहाँ पर शिल्पकला केंद्र चल रहा है, और हमने अपने आर्टिजन्स को बचाने का जो कार्य किया, और बच्चे जिस तरीके से यहाँ पर हर साल आते रहे हैं, उन्होंने अपनी कला को यहाँ देखा और कहीं ना कहीं प्रेरित हुए, और उन्होंने ये जाना कि हमें इसे बचाने का प्रयास करना चाहिए। ये वो बच्चे हैं जो पीढ़ियों से ये कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने उसे बचाने का प्रयास किया है। वो अपने स्तर पर इस चीज़ को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। जी, नरसिंह प्रजापति मेरा नाम है। आप कहाँ से आए हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट जालोर से, राजस्थान। जी जी, तो ये जो आप काम कर रहे हैं इसको क्या कहते हैं वैसे? ये हैंडलूम दरी। हैंडलूम दरी बना रहे हैं आप? जी, इसके बारे में कुछ मुझे बताएंगे विशेष? ये हमारी पीढ़ी दर पीढ़ियों से काम है। और कितनी पीढ़ियों से ये काम चला आ रहा है आपके? ये 7-8 पीढ़ी से, तो मुझे भी याद है। अच्छा अच्छा। हाँ, आगे से आगे वो बात करते आए, जब बाकी तो 8 पीढ़ी देखने को खिचड़ू मिलती नहीं। अच्छा 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 अच्छा। ये तो, बात है। जी, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा काम है। पहले केमल उल्टा बहता था जी, वो केमल उल्टा काम धीरे धीरे बंद हो गया। अब ये 40 साल से ये डिस्काउंट का काम, ये एक्सपोर्ट आइटम बन रहा है बस। अच्छा अच्छा। ये अच्छे अच्छे शोरूमों में, होटलों में और एक्सपोर्ट भी होता है। तो आप सिर्फ दरिया ही बनाने का काम कर रहे हैं? ये एक दिन में, मतलब ये एक दरी कितने दिन में बन जाती है? ऐसा है, पूरे दिन 12 घंटा एक आदमी काम करे तो 2-2.5 स्क्वायर फीट माल बनाता है, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, इतना मुश्किल है ये? ईंट की दीवार है। जी जी जी। RCC तो एक दिन में भर के मकान खड़ा कर दे, और ईंट की दीवार निकालने में बहुत टाइम लगता है। जी जी जी। ये आपको ये डिजाइन कैसे याद रहती है? छापने वाला तो एक बार 2 सेकंड में छाप दे, और लिखने बैठे तो पूरे दिन में लिखा नहीं जाए, जैसे ये हैंडमेड है। तो क्या ये जैसे ताना और बाना आप भी जब भी इस्तेमाल कर रहे हैं कलर, ये तो गिन गिन के ही आप डिजाइन बनाते हो? ये ताना है और ये बाना है। जी जी। 80% हमारे दिमाग में फिट है। डिजाइन कैसे, किस साइड में मोड़नी है, बढ़ानी है, घटानी है, कौन सी डिजाइन डालनी है, कौन सी नहीं डालनी। जैसे टीचर के एक से लगा के मतलब 14 तक भी बच्चे पढ़ते हैं, तो उनके 99% दिमाग में फिट होता है कि बच्चों को क्या पढ़ाना, क्या लिखाना, कौन सी क्लास में क्या पढ़ाना, कौन सी क्लास में क्या पढ़ाना। वैसे हमारे भी मतलब ये 99% तो, और वैसे इसके अलावा किसी पार्टी का कोई अन्य फोटो वोटो होता है,
और वो कंप्यूटर पर कहीं से ऑनलाइन ढूंढ के फ़ोटो ले आता है, तो वो बनने लायक होता है। जब तो जब इसी साइज़ के अंदर ये फ़ोटो आना चाहिए तो वहाँ पर लेते, और नहीं तो ना दे देते कि भाई ये 2x3 में मतलब जो फ़ोटो है वो इसमें शेड नहीं हो रहा है। जी। जो तो कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया है इन डिज़ाइंस के अंदर कि आपको जैसे कि लाइंस होनी चाहिए या फिर फ्लावर होने चाहिए, ऐसे कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है तो ही डिज़ाइन बना सकते हैं अपन, ऐसा कुछ? नहीं, वैसे हमारे पास में एल्बम भी बनी हुई है। जी। हाँ, वही दूसरी दुकान ऊपर है, वहाँ पर पड़ी है, एल्बम भी है मेरे पास में। बाकी टॉपी डिजाइन है तो दिमाग में फिट है, क्या लिखना क्या करना है। बाजार में इसकी अच्छी मांग है? हाँ, शोरूमों में, होटलों में, अच्छी होटलों में यही तो ये ज़्यादा। मैं तो 30 साल से यहाँ दे रहा हूँ उदयपुर में। अच्छा, मतलब आम लोग नहीं खरीदते, खाली आम लोग नहीं। आम लोग और के आम बस की लोग बात क्यों है। नहीं खरीद पाते ये? कॉस्टली कॉस्टली। और ये कॉस्टली क्यों है सर? कॉस्टली के इस पे लेबर लगती है ज़्यादा। अच्छा। 10 बजे लेबर जाता काम पे, जी। 5 बजे छुट्टी कर लेता, वो भी 500-600 रुपये दाढ़ी लेता है। जी जी जी। और अब चाय पीने बैठता है, खाना खाने बैठता है, 8 घंटे पूरा काम नहीं करता, 6 घंटे काम कर जा, 500-600 ले रवाना। और हमारा बंदा जो दरी बनाता वो सुबह चाय पी के बैठता है और शाम को दिन 10 बैठ जावे तो भी 600 रुपये दाढ़ी नहीं होती। जी। तो ये एक दरी की कॉस्टिंग क्या बैठती है? अब जैसे स्क्वायर फीट पे मतलब 300 रुपये फीट से शुरू होता है। अच्छा, ये फिट पे चलता है? स्क्वायर फीट पे, अच्छा। दरी पे अच्छा, नहीं। अच्छा। फीट पे फीट का टुकड़ा ले लिया तो 300 रुपये, फीट पे 2 का ले लिया तो 600 रुपये, फीट पे 3 का ले लिया तो 900 रुपये। जी। फीट बढ़ता जाएगा, स्क्वायर फीट बढ़ता जाएगा, वैसे उनकी रेट बढ़ती जाएगी। मतलब आम आदमियों की बहुत से दूर है ये चीज़। बहुत दूर, इसके लिए ये सस्ता आइटम निकाला है। अच्छा। आम आदमी खरीद सकते। मतलब ये 4 बाई 6 का, 4 बाई का सेट है, ये इसी क्वालिटी का 7500 का पीस है। जी जी जी। और ये 600 रुपये। क्या ये एक्सपोर्ट भी होता है? हाँ। अच्छा। ये 600 रुपये का, ये भी साइज 4 बाई 6 है। और इसी क्वालिटी में 4 बाई 6 बनेगा तो 7500 का, और ये 600-700। कितने कारीगर हैं आपके हमारे जिले वहाँ में? हमारे वहाँ बिरादरी के लोग और परिवार के लोग 6-7 लोग काम करते हैं। ये आगे से आगे आप सिखा रहे हैं और लोगों को, मतलब सिर्फ आपकी बिरादरी को छोड़ के अगर कोई और भी सीखना चाहे तो सीखना चाहता बता देते, सिखा देते। आप सिखा देते हैं? अगर सिटी पैलेस में 2-3 बार गया हूँ, मेरी लूमें लगी हुई पड़ी है वहाँ पे, स्कूल में बच्चों को क्लास देता हूँ, सिखाता हूँ। अच्छा। जरूरत होती है जब वो आज भी फ़ोन करते हैं मेरे को। मुझे लगता है कि ये कार्य ज़्यादा महंगा इसलिए है क्योंकि एक तो वो बनता बहुत मुश्किल से है, लेट बन रहा है थोड़ा, इस पे कारीगर को ज़्यादा देर बैठना पड़ता है। कारीगर की दाढ़ी नहीं पड़ रही है, मजदूरी नहीं पड़ रही है इसमें। मेन दरी बात पे ये है। एक ही कारीगर काम कर सकता है या 2 से 3 कर सकते हैं? नहीं, जैसे छोटी लूमें ये तो एक करती, इससे ज़्यादा मतलब फीट से लगा चौड़ाई 2 फीट तक एक आदमी काम करता है। अच्छा 2 फीट से ऊपर 2.5 फीट होते हैं 2 आदमी चाहिए। अच्छा। 4 फीट पे 2, 3 फीट पे 2, और 4 फीट से ज़्यादा बढ़ गई तो फिर 3। मतलब इसका सस्ता होने की कोई चांस नहीं है? नहीं, इसी क्वालिटी का सस्ता होने का उल्टा महंगा होता जा रहा है। सस्ते के इंतजार में तो पीछे रह जाएंगे कि अब सस्ता होंगे लेंगे, सस्ता होंगे लेंगे, उसके इंतजार में तो पीछे रहते जाएंगे। तो फिर हम क्यों? कैसे मजदूरी करेंगे? बढ़ती है, दाढ़ी के पैसे बढ़ते हैं, फिर कैसे सस्ता होगा? कोई चीज़ सस्ती नहीं होती। जी। जैसे मेरे गांव से यहाँ आता था जब 80 रुपये में था, आज 300 में आ रहा हूँ। अच्छा। तो सस्ता तो कुछ हुआ ही नहीं। शिल्पग्राम महोत्सव में जहां हमें विभिन्न प्रकार के नृत्य और संगीत और ये सब देखने को मिला है, वहीं हम भारत के हस्तशिल्प से जुड़े हैं। यहाँ पर हम मौजूद हैं इंडियन टेक्सटाइल से। आप यहाँ देखेंगे, मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी कि किस प्रकार हमारा प्राचीन भारत अपने कपड़ों की बुनाई करता था बिना किसी आधुनिक मशीन के, बिना किसी आधुनिक टेक्नोलॉजी के। आइए हम मिलते हैं यहाँ के सबसे वृद्ध आर्टिजन, जिनको मैंने यहाँ देखा है कि वो यहाँ अब भी इतनी कम रोशनी में इतनी सुंदर कारीगरी कर रहे हैं, और जहाँ तक मैं जानती हूँ यह है गुजरात का आर्ट। आइए मिलते हैं और इनसे बात करते हैं। हाँ जी, नमस्कार बाबा। नमस्कार। राम राम। राम राम। राम राम। राम राम। कैसे हैं आप? है? कैसे हैं आप? ठीक है, अच्छा है। आपका नाम क्या है? श्री अर्जुन राम, ग्राम पोस्ट बूनिया। कहाँ से? ग्राम पोस्ट बूनिया, जिला बाड़मेर, तहसील धनाऊ। आपकी उम्र क्या है? उम्र मेरी 74 पर की है। 74। हाँ। आपको अभी भी दिखता है? या काम करते हैं ने, अभी लाइट नहीं है, सब यहाँ काम करते हैं। अच्छा। हाँ। ये क्या है, आप मुझे बताएंगे ये क्या है? और ये बाना। जी। हाँ, ये है ना, जी, ये ताना है, ये ताना, ये बाना है जी। ये इसके ऊपर हाथ एक तार से ये कसीदा होता है, एक तार से अलग अलग, एक तार से। अच्छा। हाँ। तो आप ये क्या बना रहे हैं? शॉल बना रहे हैं? ये शॉल बना रहे हैं। ये हमारे आपके सब कम से कम 5000 आदमी 12 साल में रहा हूँ नेहरू केंद्र में। लड़कों को सिखाया। पहले मतलब जॉइंट वाला था, ये पीस जॉइंट वाला था, और हमने 86 में हमारे को भाई नेहरू केंद्र काम को हम गए थे रंग महल जयपुर। 2 पार्ट के जॉइंट में मैं समझता नहीं,
मेरा गुरुजी है मगराज जैन बाड़मेर का नेस पद्मश्री मिली हुई। जी जी जी। उन्होंने बताया कि अर्जुन आप इसका जॉइंट का, मैं जॉइंट में समझता नहीं मैडम, अच्छा वो जॉइंट में बिना जॉइंट का मैं पीस 84, 85, 86 में तैयार किया। अच्छा और 26 मार्च को मेरे को वो पीस पहले जमा किया था, अक्टूबर में किया, कब किया मैं भूल गया हूँ। जी और बाद में मेरे को 26 मार्च शनिवार सचिन माथुर द्वारा को 5,000 रुपये आने जाने का खर्चा शाम को शामिल किया। ये फोटो पड़ा देखा ये सर, जी 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 प्रमाण पत्र। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल वो जरूर दिखाएंगे। कम से कम 5,000 आदमी सिखाए हैं बाड़मेर जिले में। जी गुड़ा मालानी धनाऊ सब चले गुरु महाराज की मेहरबानी से आज तक पीढ़ी थी और पीढ़ी है नहीं, मेरी 22वीं पीढ़ी है आज तक। आपकी 22वीं पीढ़ी है। 22वीं पीढ़ी ये काम 2 पैडल से करते, बनाए 4 और कसीदा मेरे पिताजी करता मामूली, बिना जोड़ का पीस मेरे को वो हमने खुद ने बनाया। अभी कम से कम कहीं जाओ तो बिना जोड़ का पीस, ये मैं आपको मैं साड़ी बताया नहीं जी। सन तारीख मेरे को याद है। अच्छा ये आपको एक शॉल बनाने में कितना समय लगता है? हमारे को 15 दिन लगे, कसीदे पे है। अच्छा और कशीदे ऐसे पे ओरिजिनल लगता है। बनाओ तो महीना एक शॉल लग को जाओ। बनने में आपका कितना पैसा लग जाता है? भाई पैसा यूँ है, रेडी माल है ना भाई, कम से कम ये हमें 15 दिन में बनाओ, उसका कम से कम खर्चा 3500-3700 रुपया आता है। वो 4,000 4,500 में बेचते हैं। आपको ये मार्केट में जब आप ये शॉल बेचते हैं हाँ। तो क्या आपको इसका कोई प्रॉफिट मिलता है? लोगों को क्या ये मार्केट शॉल में पसंद बेचते ही है? नहीं, हम प्रदर्शनी में बेचते हूँ। मैं दार्जिलिंग गया हूँ, सूरजकुंड, दिल्ली हाट, प्रगति मैदान, सुनो ना, ये प्रदर्शनी में गया हूँ, बाजार में मैं पीस दिया ही नहीं है। तो आज आप तक अपने क्षेत्र की इस कला को बचाने में लगे हुए हैं, इसलिए आप चाहते हैं कि आगे से आगे जो आगे हमारी आगे नई बढ़ाने चाहता जनरेशन हूँ, अभी है तक वो ही। सीखे। हाँ, अभी यहाँ संस्कृति केंद्र हमारे को पड़ रहे 800 रुपये जी और आने जाने का खर्चा जी हमारे आज तारीख देते हैं। मैं 19 को आया हूँ और 20 के काम यहाँ ये खड्डी तैयार की है और ताना लगाया है। ताना तो घर से मैं लगा के आया हूँ सा, लेके आया हूँ खड्डी। मेरे यूँ है कि आज तक भाई सुनो ना, यही धंधा कराना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा। यही तो आपको भारत सरकार से इसके लिए काफी सुविधाएं मिल रही है? आपको यहाँ बैठने का पैसा मिलता है, आने जाने का मिलता है? मेरे कार्ड बना हुआ है ओरिजिनल, जी जी सुनो ना, कार्ड बना हुआ है और मैं लोन लेके कोई काम किया नहीं, मैं घरेलू काम करता हूँ। कोई सोसाइटी भी करी, मेरे को थोड़ा किया, पर मैं सोसाइटी को मैं तो घर का बनाऊँ और घर से ही बेचूँ। ठीक है। प्रदर्शनिया में गया हूँ, जी जी कहाँ उन्होंने ये सूरजकुंड गए हूँ तो सालों साल या नहीं है, जोधपुर, जयपुर, उन्होंने दार्जिलिंग और मध्य प्रदेश गई साल फरवरी में गए थे। जी। मध्य प्रदेश जी। हाँ। तो मतलब भाषा में ये कहूँ कि आप ये काम काफी 22वीं पीढ़ी से आप कर रहे हैं और 22वीं पीढ़ी करते बहुत सुंदर ये काम कर रहे हैं। मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूँगी कि आप ये काम आज की पीढ़ी को आगे से आगे सिखाते रहें। हमारी बेस्ट विशेष हमेशा आपके साथ है। चलिए चलते हैं आगे हथकरघा उद्योग में और भी क्या नया है। मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं एक काफ़ी बुजुर्ग महिला हैं। मैं जानना चाहूँगी कि वो यहाँ क्या कर रही हैं। आंटी आपका नाम? जैना बंसारी। आप कहाँ से हैं? कोटा राजस्थान से। आप यहाँ पर क्या बना रही हैं अभी? कोटा डोरिया साड़ी, सूट, दुपट्टे। ये जो हथकरघा मशीन है क्या ये आप ही के द्वारा बनाई गई है? हाँ, ये हमारे हाथ के बनी हुई है सब। कितनी पीढ़ियाँ आपकी ये काम कर रही हैं? हमारे तो 1.5 पीढ़ी 3 पीढ़ी से हमारा तो खानदानी काम यही है हमारा तो। अभी मैंने आपके बारे में यहाँ सुना है कि आपको काफ़ी सारे अवार्ड मिले हैं भारत सरकार से। क्या आप मुझे बताएंगे कि वो क्या है? ये हमारा पुश्तैनी कारोबार है और ये मेरी मदर है जो कि यहाँ पे जब से शिल्पग्राम बना है तब से शिल्पग्राम उदयपुर में आ रहे हैं। ये अपने भारत की प्रथम महिला है कोटा डोरिया साड़ी वीविंग में, जिनको 1996-97 में सिलेक्शन हुआ था और 97-98 में हमारे सम्मानित स्वर्गीय श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी जी के द्वारा इनको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। और 2014 में जो अपना राजस्थान गौरव सम्मान होता है महाराणा सज्जन सिंह सम्मान, वो भी इनको मिला हुआ है। और 2018 में जो हमारे अपने राजस्थान का जो बुनकर रत्न अवार्ड होता है, जिसको गोल्ड मेडल भी कहा जाता है, राजस्थान बुनकर रत्न अवार्ड भी इनको मिला हुआ है। और मैं इनका बड़ा बेटा हूँ, मुझे भी ये कोटा डोरिया वीविंग के लिए स्टेट अवार्ड मिला हुआ है। हमारा ये खानदानी पैसा है। हम लोग जुलाहा
समुदाय से आते हैं, जो कोटा डोरिया साड़ी को हमारे पूरे कोटा हाड़ौती अंचल में, जैसे ग्रामीण क्षेत्र होता है, हर ग्रामीण क्षेत्र में जुला बिरादरी के लोग इस कोटा डोरिया साड़ी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। पिछले ये जो कोटा डोरिया वीविंग का काम है, ईस्ट के ज़माने से बनाया जाता है। पहले इसको शुरुआत में कोटा मसूरिया के नाम से फेमस था, जो कि हमारे कोटा दरबार उस टाइम पे 2 कारीगरों को लेके आए थे मैसूर से। तो इसको शुरुआत में जब कोटा मसूरिया बनाना शुरू हुआ, क्योंकि इसमें पहले उस टाइम पे ज़्यादातर सूत इस्तेमाल लिया जाता था। जैसे आपको हम लोग बताते हैं कि ये कोटा चेक है, थोड़ा सा ये जो इसका काउंट है, ये जो 4-4 जो धागे का है ना, इसको काउंट बोलते हैं। तो इसमें ये जो खाली खाली दिख रहा है आपको, ये खाली नहीं है, इनके अंदर हम प्योर सिल्क का धागा इस्तेमाल करते हैं। जो कि आपको विंटर के टाइम पे पहनने में गर्माहट शरीर को पैदा करती है। और इसमें जो कॉटन लगा हुआ है, ये अपने कपास से जो कॉटन बनता है कोयम्बटूर के मिलों में, ये ओरिजिनल हम लोग ये कपास का धागा जो कॉटन बनता है ना, ये कॉटन का धागा हम लोग इस्तेमाल लेते हैं। जो कि एक समर में गर्मी के टाइम पे कोटा डोरिया गर्मी का एसी कहलाता है। क्योंकि इसको आप 45-48 डिग्री में भी अगर पहन के खड़े हो जाएंगे, तब भी आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी बॉडी पे कोई कपड़ा नहीं, इतना ठंडा रहता है ये कोटा डोरिया जो चीज़ है। ये कोटा डोरिया का मतलब ये है कि कोटा डोरिया वीविंग का जो सबसे अपने इंडिया में सबसे बारीक जो धागा इस्तेमाल होता है, वो कोटा डोरिया के अंदर होता है। इसमें जो अपना सिर से बारीक बाल की तरह इसमें रेशम का धागा होता है, जो कि बहुत बारीक होता है। इस धागे को हम लोग इसके अंदर यूज लेते हैं। और जो कॉटन का धागा होता है वो 110 नंबर का होता है, 120 का होता है, 100 नंबर का होता है। तो जितना ज़्यादा काउंट बढ़ेंगे उतना ही बारीक से बारीक धागा होता जाएगा। आप देखिए, इस लूम को मैं दिखाता हूँ आपको। इस तरह से ये लूम देखिए आप लोग, ठीक है। ये ऊपर में जो इसके अंदर है, ये पूरा रेशम का धागा है। ये देखिए आप, ये यहाँ से ये चलता हुआ आ रहा है, ये पूरा रेशम का धागा है। ये ऊपर में जितना भी है, ये पूरा रेशम का धागा है जी। इसमें इतने बारीक धागों के अंदर भी पूरा ये जो हमारा राज है, इस राज से हमें ये पता चल जाता है कि किस जगह से एक धागा टूटा है, किस जगह से 2 धागे टूटे हैं। ये पूरा कॉटन का धागा चलता है। अब आप देखिए कितना बारीक धागा है। देखो आप, इतना बारीक धागे को हम लोग पूरे इसमें 3600 धागे कॉटन के हैं और 900 धागे इसमें रेशम के हैं। तो जैसे ये ढाका का मलमल जो कहा जाता है, उसमें भी यही प्योर कॉटन इसी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। मलमल जो चीज़ बनती है, मलमल का पावर लूम से बनाया जाता है। वो उसमें पिटलूम इस्तेमाल नहीं होता है। और मलमल जो धागा बनता है उसमें काफ़ी मोटा धागा इस्तेमाल होता है। अच्छा। उसमें 50-50 मिक्स होता है। 50 इनसाइड पोली का धागा होता है और 50% ऊपर से रेशा होता है। और ये जो हम लोग इस्तेमाल लेते हैं, ये 100% ओरिजिनल जो कपास से धागा बनता है, वो वाला धागा हम लोग इस्तेमाल लेते हैं। तो ये कपास से जो धागा बनाने की प्रोसेस है, वो भी क्या आप ही के यहाँ होती है या फिर आप वो कहीं और करवाते हैं? नहीं, ये हम लोग डायरेक्ट जो धागा, ये डायरेक्ट हम लोग मिल से परचेज करते हैं। जैसे कोयम्बटूर की मिलों से लेते हैं। कोयम्बटूर की मिलों से निकल के अहमदाबाद मंडी में आता है, हैदराबाद मंडी में आता है, बनारस मंडी में आता है। तो वहाँ से फिर हम लोग इसको बल्क में उठाते हैं। तो ये आपका वंशानुगत कार्य है, आप कई पीढ़ियों से कर रहे हैं? ये मेरे दादा परदादा के ज़माने से था। मेरे दादा के बाद मेरे फादर ने लिया, मेरे फादर के बाद मैंने ये जिम्मेदारी ली है। अब मेरे पीछे कौन लेता है, ये देखने हैं। डेफिनेटली आपके बच्चे इतने सुंदर कार्य को छोड़ना तो नहीं चाहेंगे, क्योंकि जहाँ तक मैं सोचती हूँ, हमारा जो इंडियन टेक्सटाइल है वो आप देखिए, जैसे उन्होंने भी बताया कि इसमें एक धागा सिल्क है, एक कॉटन है, फिर 2 विशेषताएं और भी बताई कि आपको समर में ठंडा रखेगा और गर्मी में आपको गर्म रखेगा। तो आप ये देख के चलिए कि जो हमारा प्राचीन हैंडलूम था, उसके अंदर किस तरीके से दोनों मौसम को साथ में रखकर कपड़े बनाए गए हैं। आप ये देखिए कि हम आज कितने भी आधुनिक हैं, कितने भी डिजिटल है, लेकिन हमारा प्राचीन समय कितना साइंटिफिक था, हमारा पुराना समय कितना ज़्यादा इस चीज़ को लेकर मैच्योर था कि उन्हें ये पता था कि हमारे कपड़े कुछ ऐसे होने चाहिए जो वो हर समय और हर मानसून को झेल सके। इनसे बात करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने समय से इनकी पीढ़ियाँ ये कार्य
करती आ रही हैं और इतनी खुशी से कार्य कर रही है, ये इस बात की परवाह भी नहीं करते कि इनका कपड़ा आज की तारीख में महंगा होता है, दुनिया खरीदना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी अपनी कला को बचाना चाहते हैं। इनकी पीढ़ियाँ आगे से आगे इस कार्य को करती जा रही हैं। उसी तरीके से एक हैंडलूम और भी हैं, मैं यहाँ भी जाना चाहूँगी और जानना चाहती हूँ कि ये कहाँ का हथकरघा उद्योग है, ये कहाँ का हथकरघा है? ये कोटा का। कोटा का क्या चीज़ है ये? कोटा डोरी है ये भी? जी। अच्छा, तो आप ये कितने सालों से कर रही हैं? हमारे दादा परदादा और हमारे भी ये उम्र होगी, हम यही काम करते हैं मैडम। अच्छा, तो आप यहाँ महिलाएं हैं, आपके साथ में कोई पुरुष नहीं है यहाँ? जी, ये सारी। अच्छा, मैं 7 रुपया बानो, मैं शाहजहाँ बानो। जी जी, ये तो ये काम करते हैं हम। बचपन से हमारे दादा परदादा सब यही काम करते हैं मैडम। तो कोटा डोरिया में आप साड़ियाँ बना रही हैं, सूट बना रही हैं, क्या बना रही हैं? ये अभी तो चुन्नी चल रही है, लेकिन ये क्या अभी तो साड़ी जैसे तैयार हो जाते हैं ना मैडम, तो हम चुन्नी भी तैयार करते हैं। इसकी भी मांग एक साड़ी को बनने में कितना समय लगता है? देखो मैडम, हम अरे को जैसे टाइम मिलता है ना वैसे काम करते हैं। ठीक है, ये भारत सरकार के द्वारा इस उद्योग को कितनी सहायता मिल रही है? देखो मैडम, ये क्या है कि हमारे फिर जब लेटर मिलते हैं ना तो उसमें हमारे थोड़ा फायदा रहता है। अब जैसे हमारे को पैसे दे के फिर लेटर देते हैं ना, तो अब देखो अभी 8 दिन में बोनी नहीं हुई, ऐसे हमें दिक्कत होती है। हाँ, मतलब आपको सरकार के द्वारा ये सुविधा तो मिल रही है कि आपको दुकानें फ्री मिलती है, और जहाँ तक मुझे ज्ञात है आपको यहाँ बैठने का भी भत्ता मिलता है, आने जाने का भी मिलता है। मतलब जहाँ ये कला लुप्त हो रही है वहाँ सरकार के द्वारा इनको बचाने के प्रयास तो किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है हमारे वस्त्र मंत्रालय के द्वारा कि इसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है अपने द्वारा, चाहे किसी भी तरीके से किया जा रहा है, चाहे इनकी यहाँ बिक्री हो ना हो, इन्हें यहाँ बैठने का गुजारा भत्ता दिया जाता है, आने जाने का ट्रैवल दिया जाता है, ये यहाँ कितने दिन रहते हैं उसका पैसा भी इन्हें मिलता है। कोशिश सिर्फ सरकार की इतनी कि ये कलाएं लुप्त ना हो। उसी तरीके से हम एक और हथकरघा जगह पे पहुँचे हैं, हम इनसे बात करते हैं। हाँ जी सर, आपका नाम? जी मैम, मेरा नाम है रमेश भाई वनकर, गुजरात कच्छ भुज से हूँ मैं। अच्छा अच्छा, आप ये क्या बना रहे हैं अभी? अभी तो मैं ये एक डिज़ाइन बना रहा हूँ, मतलब हाँ, लाइव डेमोस्ट्रेशन किया जाता है मेरा इधर हर साल। तो मेरा ये जब शॉल है और दुपट्टा है, साड़ी है, कारपेट है, ये सब दिखाया है कि हैंडलूम है और पावरलूम में कितना फ़र्क होता है। तो आपके पास जो ये हाथ से बनी हुई मशीन है, ये पावरलूम नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ये पूरा हैंडलूम है, आप देख रहे हैं। जी जी जी। हाँ। कितना समय लगता है आप जो ये बना रहे हैं इसको बनाने में? हाँ, ये तो एक डिज़ाइन के ऊपर होता है, पर ये शॉल को एक पीस बनाने में हमको पूरा दिन लग जाता है। इस शॉल की कोई खास विशेषता है? हाँ, शॉल की भी खास विशेषता एक ऐसी है कि प्योर वुलन है उसका, जो अपने समझ लो कि हमारे कच्छ का एक शिप वूल कहा जाता है। जी जी। तो उसको हम घर पे स्पिनिंग करते हैं जी। पेंटिया पर, फिर उसका धागा बना के इसमें हम ये पिरोते हैं, तो इसको ताना बाना कहते हैं। जी जी जी। तो इसके बाद फिर हम घर पे यही बनाते हैं, यहाँ तो हम डेमो करते हैं। प्रोडक्शन हमारा घर पे होता है शॉल का। अच्छा अच्छा। देसी वुलन का। जी जी जी। हाँ। तो ये कितना पसंद किया जाता है लोगों के द्वारा? बहुत मांग है इसकी तो हमारे इधर गुजरात में, राजस्थान में, पूरे भारत में। मतलब आपने अपनी इस कला को बचा रखा है, आपको इस बात की प्रसन्नता है, क्योंकि अगर इसकी मांग है तो आप डिमांड भी उसकी पूरी कर ही रहे हैं। जहाँ तक मैं जानती हूँ आजकल लोग मशीनों वाले कपड़े ज़्यादा पसंद करते हैं, ऐसे में आपको नहीं लगता है कि आपके सामने काफ़ी सारी चुनौतियाँ होती हैं? हाँ, लेकिन जो समझते हैं वो हैंडलूम ही खरीदते हैं। जी। हाँ, क्योंकि ये हैंडलूम एक अच्छा है, गांधी जी भी वही करते थे ना। जी जी। तो खादी का ही पहनते थे, तो जो समझते हैं वो लोग हैंडलूम ही खरीदते हैं। जी जी। हाँ। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा भारत का हैंडलूम है वो काफ़ी विकसित है, काफ़ी अच्छा है, और हमारी जनरेशन को इनके बारे में पता होना चाहिए, इसीलिए आप लोग यहाँ पर इस तरह के डेमो करने आते हैं? हाँ, इसीलिए यहाँ सबको ये है ना प्रोत्साहन करते हैं कि ये कपड़ा कैसे बनता है हाथ से, इसमें कितना टाइम लगता है। जब उसको पता चलता है ना तभी वो खरीदी करते हैं। लेकिन पावरलूम में तो हम देखो, एक शॉल एक दिन में बनता है, पावरलूम पर ये शॉल एक दिन में 1000 पीस बन जाता है। ये है। आपको भारत सरकार के द्वारा इस चीज़ के लिए कुछ सुविधाएं या कुछ विशेष पैकेज मिलते हैं? हाँ, यहाँ पर हमको बुलाया गया है, तो ये लोग हमको किराया भाड़ा ये सब कुछ ये शिल्पग्राम के देता है हमको। अच्छा अच्छा। हाँ।
चलिए, जैसा कि अभी हमने देखा, आपने देखा कि हमने इतने सारे आर्टिसन से बात की है और सब ने अपने हर जगह की विशेष जो कला है या जो हस्तकला है उसके बारे में हमें विशेष जानकारी दी है। साथ ही हमें ये भी पता लगा है कि सरकार के द्वारा इनको बहुत अच्छी तरीके से विशेष ध्यान रखा जाता है, गुजारा भत्ता दिया जाता है, आने जाने का पैसा दिया जाता है, तो ये कोशिश बहुत ही अच्छी है। देखा जाए तो शिल्पग्राम उत्सव में मैं जितना जैसे जैसे आगे बढ़ रही हूँ वैसे वैसे मेरे लिए स्टोरी कवर करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आप जैसे देख रहे हैं कि अंधेरा हो चुका है और हम ज़्यादा कवर नहीं कर सकते, तो अब मैं यहाँ विराम चाहूँगी। मैं न्यूज़ अफेयर 24 से रजनी कौर।